तपती गर्मी में पाई की कढ़ाई की महक थी। लाउड स्पीकर पर तेज गाना बज रहा था और गोलू कोने में खड़ा होकर रसगुल्ला खाने की सोच रहा था कि बुआ और मौसी ने उसे घेर लिया। अरे रामदेव, तेरा गोलू 33 पार कर गया कि 34 में चल रहा है? अब तक ब्याह ना हुआ? ये देखो तुम्हारे जीजा के साले का लौंडा 24 का हुआ है, ब्याह का सेहरा बांध लिया। एक तुम्हारा गोलू है, लग रहा है इसकी बारात में हम सब सफेद बाल वाले ही ठुमके लगाएंगे। अरे जीजी, ब्याह तो तब होना जब लड़का सुधर जाए। पूरे शादीपुर में थू थू मची है। वो रमेशवा तो कल चौराहे पर कह रहा था कि गोलू शाम होते ही ठेके के पीछे लौटता है। अब ऐसी अफवाह उड़ेगी तो कौन अपनी गाय जैसी लड़की कसाए के खूंटे से बांधेगा। बुआ, हम पानी भी पिए तो लोगों को देसी का पौवा लगता है। ये रमेशवा खुद सुबह सुबह ताड़ी पी के नाली में गिरा रहता है और नाम हमारा बदनाम कर रहा है। चुप कर बोलू। और जीजी, तुम लोग भी मुंह बंद रखो। सबने मिलकर मेरे सीधे साधे लड़के को बदनाम करके रखा है, इसीलिए रिश्ता होने से पहले टूट जाता है। हमने मैट्रिमोनी वाली साइट में लड़की ढूंढ ली है, शहर की है, नाम है रानी। और सुनो, इस बार गांव की किसी को कानो कान खबर नहीं होने देनी, वरना फिर कोई रिश्ता तोड़वा देता। सब जलते हैं। जहाँ गोलू का ब्याह तय होता है भड़का देते लड़की वालों को। अरे हाँ रामदेव, सब जलते ही तो है तुम्हारे इस हीरो से। वैसे भी कौन सा ये सरकारी नौकरी करता है, दिन भर बस टीवी के रिमोट पर उंगली चलाता रहता है। थोड़ी सी जमीन जायदाद भी होती तो ब्याह हो जाता। अरे जीजी, रिमोट नहीं चलाता, कंप्यूटर पर काम करता है। महीने के 70,000 तनख्वाह है इसकी, पर ये किसी को नहीं दिखती। हर घर में बैठने वाला लड़का निकम्मा नहीं होता। अभी अनपढ़ गवाह लोगों को कैसे समझाओ। हाँ बुआ, मेरी शादी पक्की हो गई है, रानी नाम है उसका, और बहुत जल्दी शादी की डेट भी निकल आएगी। आप बस नाचने की तैयारी करो। अरे रहने दे गोलू बेटा, ब्याह तय तो तेरा हर बार होता है, बस होता नहीं है। पिछली बार भी वो पड़पड़गंज वाली लड़की का रिश्ता पक्का ही था, पर ऐन वक्त पर उन्होंने मना कर दिया। रिश्ता तय होना और सेहरा बनना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। कहीं इस बार भी रानी दुल्हन बनने से पहले भाग ना जाए। हाँ बबीता, तय तो ये अपनी उम्र भी 25 साल बताता है, पर शक्ल से पूरा रिटायर्ड मास्टर लगता है। सब रिश्तेदार जोर से हंसने लगते हैं। गोलू को ये बात भीतर तक चुभ जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो मुट्ठियां भींच लेता है। तुम दोनों बूढ़ियों को तो ऐसा जवाब दूंगा कि देखती रह जाओगी। तुम्हारी ये तानों की दुकान हमेशा के लिए बंद न करवा दी तो मेरा नाम भी गोलू नहीं। इस बार तो ब्याह करके रहूंगा, और वो भी अगले 20 दिन के अंदर। बुआ मौसी, हंस लो जितना हंसना है। आज तारीख नोट कर लो। आज से ठीक 20वें दिन अगर तुम्हारी बहू को इस घर की चौखट पर न लाकर खड़ा कर दिया तो कहना मेरा चैलेंज है, तुम सबको जाओ। इतना कहकर गोलू गुस्से में पैर पटकता हुआ बारात घर से निकल जाता है और रामदेव भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। दोनों पंडाल के पीछे एक सुनसान कोने में आकर रुकते हैं। रामदेव पसीना पोंछते हुए गोलू को पकड़ते हैं। अरे गोलू, तू अपनी खोपड़ी का स्क्रू ढीला करके आया क्या? अरे चुनौती तो तूने शेर की तरह दी है, पर ब्याह कैसे होगा 20 दिन में? लड़की वालों ने तो साफ साफ नवंबर की तारीख पक्की की है। अभी जून की सड़ी गर्मी चल रही है, वो 20 दिन में कैसे मानेंगे? पापा आप बिल्कुल परेशान मत हो। इन बुआ और मौसी के तानों ने मेरा कलेजा छल नहीं कर दिया। अब तो आर पार की लड़ाई है। नवंबर का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। क्या जुगाड़ है? वो लड़की वाले शहर के बिना मुहूर्त के मानेंगे क्या? अरे पापा, मुहूर्त तो इंसान ही निकालता है ना। हम सीधे पंडित जी के पास चलेंगे, उनके हाथ पर हरी हरी पत्तियां रखेंगे और थोड़ा सेटिंग बिठाएंगे। पंडित जी को बोलेंगे कि कोई ऐसा टोटका या दोष बताए कि लड़की वाले खुद नवंबर छोड़कर इसी जून की डेट पर राजी हो जाए। नोटों की गर्मी के आगे पंडित जी नवंबर की ठंडी को इसी जून में ला देंगे, अब देख लेना। चारों तरफ पंचांग और पोथियां बिखरी हैं। पंडित जी चश्मा नाक पर टिका एक मोटी किताब पलट रहे हैं। गोलू और रामदेव ठीक उनके सामने दरी पर बैठे हैं। गोलू जेब से 500 के नोटों की एक कड़क गड्डी निकालता है और चुपके से पंडित जी के आसन के नीचे सरका देता है। अरे रामदेव जी, यजमान ये क्या कर रहे, पूजा पाठ में ये सब? पंडित जी, ये तो बस आपकी चाय पानी की सेवा है। बात यह कि नवंबर की जो शादी तय हुई है ना, उसे कैंसिल करके आपको इसी जून में आज से ठीक 20 दिन बाद की तारीख निकालनी है। बस कोई ऐसा भयंकर उपाय बताइए कि लड़की वाले खुद काम जाए। अरे गोलू बेटा, जब श्रद्धा इतनी कड़क हो तो विधाता भी अपनी लकीरें बदल देता है। लाओ जरा लड़की वालों का नंबर मिलाओ, अभी सारे ग्रहों को सीधा रास्ता दिखाते हैं। रामदेव तुरंत रानी के पिता का नंबर मिलाकर फोन पंडित जी के हाथ में थमा देते हैं और लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं।
हेलो रामदेव जी, नमस्कार। सब कुशल मंगल? नारायण नारायण। यजमान, मैं शादीपुर से पंडित भृगुनाथ बोल रहा हूँ। अभी अभी मैंने रानू और गोलू की कुंडलियां फिर से मिलाई है। भाई, बड़ा अनर्थ होने से बचाना है तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अरे पंडित जी प्रणाम। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या कुंडली में? दिक्कत नहीं, महासंकट है। गोलू के कुंडली में राहु अपनी पूंछ उठाकर बैठा और रानी की राशि पर शनि देव सवार है। अगर नवंबर में ब्याह हुआ तो लड़के को अमेरिका की कंपनी क्या घर के बाहर की नाली पार करने का भी वीजा नहीं मिलेगा। दोनों का जीवन तबाह हो जाएगा। हे भगवान, तो फिर कोई उपाय? नवंबर की तो हमने सारी तैयारियां सोच रखी थी। उपाय सिर्फ एक है। आज से ठीक 20 दिन बाद यानी जून की 21 तारीख को सूर्य देवता जब ठीक खोपड़ी पर चमकेंगे तभी एक ऐसा योग बन रहा है जो राहु केतु को भस्म कर देगा। अगर उसी दिन ब्याह हो गया तो लड़का सीधा विदेश जाएगा और लड़की राज करेगी, वरना भूल जाओ ये शादी दामाद ऊपर भी नहीं जा सकता। राम राम राम। पर पंडित जी, जून में तो इतनी सड़ी गर्मी होती है, रिश्तेदार कैसे आएंगे? इतने जल्दी सब कैसे होगा? अरे यजमान, रिश्तेदार तो आते जाते रहेंगे पर बच्चों का भविष्य दांव पर है। अब आप देख लो, गर्मी झेलनी है या बच्चों की जिंदगी बर्बाद करनी है? नहीं नहीं पंडित जी, बच्चों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मजबूरी ही समझो, हम जून की 21 तारीख के लिए हाँ कर देते हैं। फोन कट जाता है। गोलू और रामदेव एक दूसरे को देखकर आंख मारते हैं और दबी जुबान में हंसने लगते हैं। देखा पापा, नोटों की गर्मी के आगे सारे ग्रह पानी मांगे। अब बुआ और मौसी को नचाएंगे इसी जून की दोपहर में। इधर कन्हैया लाल जी के घर का हॉल में कूलर घर घर की आवाज करते हुए गर्म हवा फेंक रहा था। कन्हैया लाल पसीना पोंछते हुए आते हैं और सोफे पर बैठते हैं। जोर से अपनी पत्नी और बेटी रानी को आवाज लगाते हैं। भगवान, अरे ओ रानी की मम्मी, जरा इधर आओ। रानी को भी बुलाओ, बहुत जरूरी बात हुई है पंडित जी से। क्या हुआ पापा, बड़े परेशान लग रहे हो? अरे बेटा, नवंबर का चक्कर तो भूल जाओ। पंडित जी कह रहे हैं तेरी कुंडली में कोई शनि सवार है। अगर नवंबर में ब्याह हुआ तो गोलू का विदेश जाना रुक जाएगा और तुम दोनों बर्बाद हो जाओगे। उपाय सिर्फ एक है, ब्याह इसी जून में ठीक 20 दिन बाद करना पड़ेगा। क्या जून में ब्याह? पापा, इस सड़ी गर्मी में मेरे इतने सारे अरमान थे। मैंने मैचिंग लहंगा, पेस्टल थीम और न जाने क्या क्या सोच रखा था। इस जेठ की दोपहर में तो मेरा 20,000 का मेकअप बहकर पैरों में आ जाएगा। सब रिश्तेदार पसीने से बेहाल होकर गालियां देंगे। ना ना ना, मैं इतनी गर्मी में शादी नहीं कर सकती। हाँ जी, लड़की ठीक ही तो कह रही है। जून की धूप में तो इंसान झुलस जाता है, साड़ी के झोड़े में तो ये बेचारी बेहोशी हो जाएगी। और तो क्या मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने दूं? तुम लोग चिंता मत करो, इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मैं अपनी समझी जी से बात करता हूँ, आखिर लड़के वाले हैं, कुछ तो इंतजाम करेंगे। कन्हैया लाल तुरंत रामदेव को फोन मिलाते हैं। हेलो रामदेव जी। भाई साहब, पंडित जी ने तो आफत ला दी है। जून की 21 तारीख बता दी। अब रानी तो रो रो कर बेहाल है, कह रही इतनी भयंकर गर्मी में वो कैसे सजेगी धजेगी। शादी के सारे अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे कन्हैया लाल जी, आप काहे चिंता करते हैं? अरे हमारी इकलौती बहू है रानी, उसके अरमान कैसे टूटने देंगे? आप गर्मी की रत्ती पर चिंता ना करो, इसका पूरा पक्का इंतजाम हम करेंगे। रामदेव शहर का सबसे आलीशान 5 स्टार एसी मैरिज हॉल बुक कर देते हैं। कड़कड़ाती गर्मी के बीच शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती है। हाँ जी राम राम। हाँ, कार्ड मिल गया ना? देखो 21 जून की शादी है, पूरे 3 दिन का कार्यक्रम है, हल्दी मेहंदी और ब्याह सबको आना है। अरे रामदेव, मती मारी गई है क्या थारी? जून की इस तपती दोपहर में लू के थप्पड़े खाने हम शादी पुराएंगे? चमड़ी पिघल के मोजे में आ जाएगी भाई। हम तो नहीं आ रहे इस आग के गोले में। हाँ भाई, इस लू में तो भैंस भी तालाब से बाहर नहीं निकलती। तुम इंसानों का ब्याह रचा रहे हो, हम तो बीमार हो जाएंगे। अरे जीजी मौसी, तुम लोग चिंता काहे करते हो? शहर का सबसे महंगा 3 लेयर एसी हॉल बुक किया है। तुम कदम रखोगी तो ऐसा लगेगा जैसे सीधे कश्मीर के गुलमर्ग में आ गई हो। घर से सीधे एसी गाड़ी में बैठना, फिर सीधे एसी हॉल में उतरना। ठंड के मारे कांप होगी, स्वेटर साथ रखना। रामदेव की कश्मीर वाली बात सुनकर बुआ, मौसी और सारे नाखुश रिश्तेदार भारी साड़ियां और सूट बूट पैक करके मैरिज हॉल पहुंच जाते हैं।
मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी कि अचानक बिजली गुल। अरे क्या हुआ, एकाएक अंधेरा? मैनेजर एसी बंद क्यों हुआ? सफोकेशन हो रहा है भीतर। अरे तुम तो कह रहे थे 1 मिनट को एसी बंद नहीं होगा। सर बस अभी चलवा दे जनरेटर, आप परेशान ना हो। 2 घंटे बाद अचानक जनरेटर भी बंद हो जाता है और सारे रिश्तेदार हाय हाय करने लगते हैं। अरे मैनेजर, अब क्या आफत आ गई भाई, चलाओ ना एसी। बहुत बड़ा कांड हो गया सर, पूरे शहर और जिले का मुख्य पावर ग्रिड उड़ गया है। बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि इस बड़े फॉल्ट को ठीक होने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। हे भगवान, 3-4 दिन? यहाँ 3 घंटे में लोगों का पसीना बह जाएगा। मेरी बेटी की शादी का क्या होगा? मम्मी ये क्या मनुष्यत है, मुझे नहीं पता, अभी इसे चालू कराइए, मैं ऐसे पसीने में तरोकर फोटो नहीं खींचाने वाली। अरे समझी जी शांत रहिए। मैनेजर 500 kVA का जनरेटर किस दिन काम आएगा, चालू करो उसे तुरंत। बहू जी जनरेटर तो तैयार खड़ा है पर उसमें डालने के लिए डीजल नहीं है ना। अमेरिका ईरान के युद्ध के हालात की वजह से डीजल का कोटा बंद है। पूरे शहर के पेट्रोल पंपों पर बोर्ड टंग गया है, नो डीजल। ब्लैक में भी 1 बूंद तेल नहीं मिल रहा। ये सुनकर तो हॉल के भीतर का नजारा बस देखने लायक था। अरे जीजी, इन्होंने तो कश्मीर बोलकर हमें कोयले की खदान में झोंक दिया। गर्मी के मारे हलवाई का बनाया हुआ रायता और पनीर 3 घंटे में ही खट्टा होकर महक गया। कुछ खाया ही नहीं जा रहा। हाँ बबीता, इतना सारा पनीर रसमलाई सब वेस्ट हो रहा है, सड़ रहा है। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर इस भयंकर उमस में पानी के अलावा कुछ अंदर ही नहीं जा रहा। लड़कियां बेचारी इतना सज धज कर आई थी, सब पसीने में भूत बनकर कोने में बैठी मुंह छिपा रही है। मेरा फेस्टल लहंगा, मेरा मैचिंग थीम, सब इस जेठ की दोपहर ने भस्म कर दिया। गोलू के चक्कर में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन नरक बन गया। मुझे शादी के लिए मानना ही नहीं चाहिए था। आ गए ना ठिकाने होश तुम्हारे। ब्याह के लिए यही सड़ा हुआ जून का महीना मिला था तुमको, मेरी शादी का कबाड़ा कर दिया तुमने, और तुम्हारे शादीपुर गांव के पंडित ने। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। नवंबर में मेरा वीजा आ जाएगा, फिर तुम्हें भी अपने साथ सीधे अमेरिका ले जाऊंगा। वहां तो बस बर्फ ही बर्फ होती है, जितनी रील्स बनानी हो बना लेना। बस ये 3 दिन किसी तरह झेल लो यार। झेल लो? अमेरिका की बर्फ तो जब दिखेगी तब दिखेगी। अभी तो मैं इस मैरिज हॉल के तंदूर में सीखकर कबाब बन चुकी हूँ। तुम्हारी अमेरिका की नौकरी को आग लगे। रानी गुस्से में गोलू को कोहनी मारकर वहां से चली जाती है। तभी रानी का फोन बज उठता है। ब्यूटिशियन का फोन था। हेलो दीदी, आप कहाँ रह गए? मेरा ब्राइडल मेकअप। अरे रानी जी, कान खोलकर सुन लो। मुझे पता चला है तुम्हारे हॉल की बत्ती गुल है, जनरेटर के लिए डीजल भी नहीं है। उस बंद शीशे के हॉल में बिना एसी के मैं तो मेकअप नहीं कर पाऊंगी। पसीने में सारा बेस बह जाएगा। ऊपर से मुझे माइग्रेन की भयंकर बीमारी है। उस उमस में मेरी तो जान ही निकल जाएगी। मैं नहीं आ रही, आप अपना एडवांस वापस ले लेना। फोन सुनकर रानी सिर पकड़कर रोने लगती है। तभी उसकी सहेलियों के मैसेज भी आने लगते हैं। सॉरी यार, इतने गर्मी और उमस में हम तो शादी पर नहीं आ पाएंगे। जो दूर की मौसी बुआ हॉल में रुकी थी, उनकी हालत तो और भी खराब थी। भाड़ में जाए दुनियादारी और ब्याह की मर्यादा। इस भट्टी में भारी कपड़े पहने तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ये लो, मैं तो मैक्सी पहन कर ही घूमूंगी अब। हाँ जीजी सही कह रहे हो। और देखो हलवाई ने जो पूरी कचौड़ी छाने हैं, इस उमस में तो उन्हें देखकर ही उल्टी आ रही है। ज्यादातर लोग तो बिना खाए पानी पी पी कर पेट भर रहे हैं। 2-4 भूखे रिश्तेदार जबरदस्ती पनीर ठूस रहे हैं। देखना कल सुबह सब नाली पकड़े मिलेंगे। तभी गोलू वहां से गुजरता है तो बुआ उसे रास्ते में ही रोक लेती है। बड़ा कह रहा था स्वेटर साथ रखना, कश्मीर बना दूंगा। देख ले, तेरी फुफ्फो और मौसी मैक्सी पहनकर घूम रही है तुम्हारी शादी में। पूरे खानदान का जुलूस निकलवा दिया तूने इस 20 दिन के चक्कर में। तो भाई हर रिश्तेदार हर तरफ गर्मी से परेशान था। दुल्हन अलग बेहाल थी। गोलू को खुद गर्मी से दस्त लग गए थे। जैसे ही उसे कोई कुछ कहने चलता, वो तुरंत पेट पकड़कर वॉशरूम भाग जाता। जैसे तैसे गोलियां खाकर गोलू ने सुबह के 4 बजे 7 फेरे पूरे किए। विदाई का वक्त आ गया। गोलू और रानी दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हार कर आए सैनिक हो। चलो भाइयों बहनों, गर्मी ने परेशान किया, बत्ती भी नहीं थी, पर ब्याह तो निर्विघ्न संपन्न हुआ। हाँ रामदेव, ब्याह तो संपन्न हुआ। बस इस बात की खुशी है कि हमारा राम नाम सत्य ना हुआ इस गर्मी में।
अरे कोई ना, भले ही दूल्हे को दस्त लग गए, दुल्हन और रिश्तेदार पसीने में नहाकर भूत बन गए, पर चलो कम से कम लड़के का ब्याह तो हो गया, वरना कौन ब्याह कर रहा था इससे। हैं? ब्याह नहीं हो रहा था मतलब? अरे मतलब गर्मी में शादी नहीं हो रही थी ना, इसलिए बोल रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो इतनी अच्छी जॉब है मेरी, क्यों नहीं होती मेरी शादी भला। मुझे तो इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दिमाग जम सा गया है जैसे। क्या क्या सपने देखे थे, सबको शादी के लिए कपड़े पहनने के लिए थीम दिया था मैंने, और अब देखो थीम तो छोड़ो, कोई पूरे कपड़े भी पहन कर नजर नहीं आ रहा। कोई टाई ढीली किए घूम रहा है, किसी ने पजामा ऊपर चढ़ाया है, लड़कियां तो बस बालों का जूड़ा बनाए घूम रही है, और ये नोएडा वाली भाभी तो लोअर टी शर्ट पहन कर आ गई है। अरे कोई करे भी तो क्या करे, ब्याह कैसे हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे बॉयलर के अंदर से तप कर निकल रहे हैं। मम्मी पूरी शादी खराब हो गई मेरी, शादी के एल्बम में सब कच्चे बनियान में दिखेंगे, मेरे तो सारे अरमानों पर पसीना फिर गया। पसीना फिर गया, लेकिन कहावत तो पानी फिर गया होती है। लेकिन मेरी शादी पर पानी नहीं पसीना ही फिरा है, ये देखो कैसे सब पसीने से टपक रहा है। गोलू पेट पकड़कर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा सबकी बातें सुन रहा था और मन ही मन कसम खाता है अब जिंदगी में कभी भी जून के महीने में किसी रिश्तेदार को जन्मदिन मनाने की सलाह भी नहीं देगा। बस एक बार मुझे तुम्हारे उस पंडित से मिलना है जिसने जून का मुहूर्त निकाला था। बस एक बात बताओ, तुम्हारे वो पंडित जी नजर नहीं आ रहे? अरे ठीक है ना, अगर मुहूर्त नहीं था तो 1 साल बाद कर लेते शादी, कौन सा प्रलय आने वाला था। वो उन्हें लू लग गई, अस्पताल में भर्ती है, उन्होंने अपने भतीजे को भेजा है। क्या? अच्छा, उनके साथ यही होना चाहिए था। कुछ ही देर में विदाई हो गई, पर जैसे ही विदाई हुई तुरंत लाइट आ गई और ये देखकर तो मैरिज हॉल वालों ने भी गोलू की किस्मत पर हंसते हुए सिर पकड़ लिया। वैसे तो नंद और भाभी के झगड़े बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन मेहरा परिवार की नंद और भाभी में अटूट प्रेम था और इस प्रेम की सबसे बड़ी वजह थी खाना। खाने के शौकीन दोनों ननद भाभी का एक ही मूल मंत्र था, जब तक जिएंगे स्वाद से जिएंगे। वाह भाभी, क्या पराठे बनाए हैं आपने, आलू के मसाले में कसूरी मेथी, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालकर तो मसाले का स्वाद ही बढ़ा दिया है आपने। सच में अच्छा है। कल दीपा भाभी ने मुझे ये आइडिया दिया था ना, पहले तो लगा कि पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन तुझे पसंद आ गया मतलब अच्छा ही होगा। मैं तो 2 पराठे और खाऊंगी, और पराठों पर मक्खन थोड़ा ज्यादा लगाओ ना भाभी, कितनी कंजूसी कर रही हो। लगाती हूँ बाबा, ये ले तेरे 2 करारे करारे पराठे, खूब सारा मक्खन मार के, और ये मेरे 4 पराठे। अब दोनों ननद भाभी मजे से खाएंगे। तभी वहाँ कमला जी आती हैं और दोनों की प्लेट में सजे मोटे मोटे पराठे देखकर कहती है, वाह जी वाह, आज तो यहाँ पराठों की जुगलबंदी चल रही है। तुम दोनों ननद भाभी का बस चले तो डिक्शनरी से डाइट शब्द ही गायब कर दो। भाभी ने बड़े मजेदार पराठे बनाए मम्मी, आपका नाश्ता हो गया? हाँ हो गया, आजकल सुबह सुबह इतना हैवी खाना मुश्किल से गले से उतरता है। पलक तुम नाश्ता करके पौधों को पानी दे देना, मैं जरा गीता के घर होकर आती हूँ। जी मम्मी जी, लेकिन दोपहर को खाने में क्या बनाना है बताकर तो जाइए। मेरा खाना तो गीता के यहाँ है बहू, तुम दोनों ही देख लो क्या बनाना है। भाभी हम दोनों ही हैं, फिर तो आप मटर पनीर और कुलचे बनाना, मैं भिंडी की सब्जी और दाल फ्राई बना दूंगी, और साथ में वो स्पेशल वाला रायता और चटनी। और आज तो मेरा मन मीठा खाने का भी कर रहा है, हम ऐसा करते हैं कि फ्रिज में रबड़ी तो रखी है, उस पर गर्मा गर्म गुलाब जामुन डाल कर खाएंगे, क्या कहती हो, चलेगा? चलेगा नहीं भाभी, दौड़ेगा। अब तो मुझसे दोपहर का इंतजार करना मुश्किल हो जाएगा, हम जल्दी खाना बनाने लग जाएंगे। मेन्यू डिसाइड करते ही पलक और जिया की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वहीं पर खड़ी कमला जी हैरानी से दोनों की ओर देखकर कहती है, अभी इतने मोटे मोटे पराठे हजम भी नहीं हुए हैं और तुमने चटकारे ले लेकर दोपहर का मेन्यू भी बना दिया, वो भी इतना लंबा चौड़ा। कितना खाती हो तुम दोनों? इतना भी कहाँ खाती है मम्मी, आप भी ना हमेशा बस यही कहती रहती हो। हाँ मम्मी जी, हम तो सिर्फ उतना ही खाते हैं जितनी हमारे शरीर को जरूरत है, ज्यादा खाते तो मोटे नहीं हो चुके होते। आप खुद ही देखिए, हम कहीं से भी मोटे नजर आते हैं आपको। यही देखकर तो हैरानी होती है बहू कि आखिर इतना खाना जाता कहाँ है। कोई कोई तो बेचारा खाना सूंघ ले तो ही मोटा हो जाता है, तुम्हारे शरीर पर तो कुछ लगता ही नहीं। कमला जी अपनी सहेली के यहाँ चली जाती है और इधर पराठे खाते ही दोनों नंद भाभी किचन में घुस जाती है। दोपहर तक दोनों मिलकर सारा खाना तैयार कर लेती है और टेबल पर सजा देती है। आइए भाभी, अब हम दोनों मजे से टीवी देखते हुए खाना खाएंगे। संजीव कपूर के कुकिंग शो का समय भी हो गया है, अब प्लेट लगाइए, मैं टीवी लगाती हूँ।
भाई मुझसे तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, मैं तो शुरू कर रही हूँ, तू भी अपनी प्लेट खुद लगा ले। पलक अपनी प्लेट में ढेर सारा खाना भर लेती है और प्लेट लेकर हॉल में आकर टीवी के सामने बैठ जाती है। टीवी ऑन करके जिया भी अपनी प्लेट में खाना भर कर ले आती है और दोनों टीवी पर संजीव कपूर का शो देखती है। वाह, बीट के कबाब, कितनी इजी रेसिपी है, हम आज शाम को ही ट्राई करते हैं। हाँ, हेल्दी भी है और टेस्टी भी तो होगी, लेकिन इसके साथ और क्या बनाएंगे? सिर्फ बीट रूट के कबाब से तो कुछ नहीं होगा। तो फिर रुक जा, देखते हैं कि ये अगली रेसिपी कौन सी बता रहे हैं। अच्छी लगी तो हम वो भी बना लेंगे। वैसे भी आज इवनिंग स्नैक्स स्पेशल एपिसोड है। अगली रेसिपी में चाइनीज भेल बनाना सिखाते हैं और दोनों खुश हो जाती हैं। वाह भाभी, अपनी तो निकल पड़ी, चाइनीज भेल तो मेरी फेवरेट है, हम कबाब के साथ यही बनाएंगे। ये तो तेरे मेरे और राहुल के लिए हो जाएगा। मम्मी जी तो कबाब देखकर ही मुंह बिचका लेंगी, उन्हें तो हर कबाब बस नॉन वेज ही लगता है और नूडल्स उनसे खाए नहीं जाएंगे, इन्हें भी ज्यादा पसंद नहीं है। तो ऐसा करेंगे कि भैया और मम्मी के लिए हम उत्पम बना देंगे, दोनों शौक से खाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। चलो, शाम के नाश्ते की चिंता तो दूर हो गई, अब रात के खाने का सोचते हैं। दोनों नंद भाभी की चर्चा कमला जी के कानों पर पड़ती है और वो तुनक कर कहती है, तुम दोनों का पेट है या गोदाम? दोनों की प्लेट खचाखच भरी है, अभी दोपहर का लंच निपटा नहीं और शाम के स्नैक्स और रात के डिनर की प्लानिंग शुरू हो गई। आपका भाई मम्मी जी, गीता चाची के यहाँ क्या था खाने में? मैं तो कब से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन तुम दोनों को अपनी लबालब भरी प्लेट के आगे और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। वाह वाह मम्मी वाह, भाभी के पहले सवाल जवाब तो आपने ताने के रूप में तुरंत दे दिए, लेकिन उन्होंने आपसे कुछ और भी पूछा था, तो वो क्यों नहीं बताया आपने? भाभी की चमची, मुझे पता है तुझे भी जानने की कितनी उत्सुकता है कि गीता के यहाँ खाने में क्या बना था। तो सुन, गीता के यहाँ चने, पूरी और रायता था और मीठे में खीर। मम्मी जी, बस इतना ही बनाया था चाची जी ने, कुछ भजिए पकोड़े भी बना लेती कम से कम। बेटा, वो पूजा का खाना था, शादी का बुफे नहीं जो 50 चीजें बनेंगी। ये खाना भी खूब स्वादिष्ट था और तुमने पौधों को पानी दे दिया था ना। सॉरी मम्मी जी, खाना बनाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी, बस इतना खाना खाकर तुरंत डाल दूंगी। तूने भी याद नहीं दिलाया होगा भाभी को। अरे इतनी गर्मी है बाहर, इन बेचारों को भी तो ज्यादा पानी लगता है ना। तुम दोनों कैसे 12 महीने ठूस ठूस कर खाती हो। दोनों को बातें सुनाकर कमला अपने कमरे में चली जाती है। दोनों नंद भाभी को अब इन तानों की इतनी आदत हो चुकी थी कि उन पर अब किसी बात का कोई असर नहीं होता था। दोनों फिर से खाना खाने में मग्न हो जाती है। शाम को, मम्मी, मैं भाभी और राहुल भैया तो बीट कबाब और चाइनीज भेल खाएंगे, आपके और कुणाल भैया के लिए उत्पम चलेगा क्या? मैं तो सिर्फ दूध लूंगी बेटा, तुम भी ये कबाब वबाब छोड़ो और कुछ हल्का बना लो अपने लिए। दोपहर को तो इतना मसालेदार खाना खाया था तुम दोनों ने। वो तो पच भी गया ना मम्मी जी, मैं शाम को पौधों को पानी डालने गई, इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर छत पर गई थी, फिर वहां भी घूम घूम कर हर पौधे को पानी दिया, मेरी तो अच्छी खासी वॉक हो गई। अच्छा, और तूने कौन सा काम करके खाना पचाया, बताना जरा। मम्मी, भाभी ने छत के पौधों को पानी दिया तो मैंने बाहर आंगन के पौधों को पानी दिया, फिर मैं शेरू को घुमाने भी बाहर लेकर गई, मेरी भी अच्छी खासी वॉक हो गई। बेटा, लोग 1-1 घंटा लगातार चलते हैं ना, उसे वॉक कहते हैं। चलो, तुम खाने की तैयारी कर लो, राहुल और कुणाल आते ही होंगे ऑफिस से। कुछ देर में राहुल कुणाल ऑफिस से लौटते हैं और घर और खासकर किचन में हलचल बढ़ जाती है। कबाब और चाइनीज भेल, ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई, एक ही चीज बनाना चाहिए था ना। भाभी और मेरा खूब मन था दोनों चीजें खाने का। कुणाल भैया, आपके लिए स्पेशल उत्पम बन रहा है, जल्दी फ्रेश होकर आ जाइए। भैया के लिए बन रहा है, मतलब तुम और भाभी नहीं खाओगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि 4-4 उत्पम तो आप दोनों ने पहले ही निपटा दिए होंगे। 3-4 नहीं मिस्टर, बस 2-2 ही निपटाए हैं। देखा मम्मी, भैया ने कैसे सच बाहर निकाल दिया। वैसे जिया, मुंह पर लगी चटनी अच्छे से पोंछ लेती तो ये राज राज ही रहता मेरी बहन। हंसते खेलते शाम का नाश्ता निपटता है 1 घंटे बाद। जिया, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन घर में तो कोई भी खाने का इच्छुक ही नहीं है। उनका तो शाम का नाश्ता भी अभी पचा नहीं होगा। भूख तो मुझे भी लगी है भाभी, पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हैं, इन्हें तो कभी भूख ही नहीं लगती। मुझे तो खाने के लिए 1 घंटे के बाद ही ऐसा लगने लगता है कि मानो जन्मों से कुछ खाया ही नहीं हो। दोनों भूख से परेशान होकर रात तक इंतजार करती है, लेकिन शाम को कबाब, उत्पम और चाइनीज भेल खाने के बाद भी किसी की कुछ और खाने की हिम्मत नहीं होती और बिना कुछ खाए वो सब सो जाते हैं।
जी हाँ, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। आप कुछ बनाएंगे तो मम्मी जी डांटेंगी। ऐसा करते हैं, थोड़े पापड़ चिप्स और फ्राइज भी तल देते हैं, उसी से पेट भर लेंगे। हाँ, यही करते हैं। हम ये नहीं खाएंगे तो भूखे सोना ही पड़ेगा हमें। दोनों एक नज़र गहरी नींद में सो रही कमला पर डालकर दबे पाँव किचन में आती हैं और किचन का दरवाज़ा बंद करके बिना आवाज़ किए ढेर सारे चिप्स, आलू और चावल के पापड़ तल लेती है। भाभी, अभी तेल तो गर्म ही है ना, तो इसमें फटाफट थोड़े पनीर और आलू प्याज के पकोड़े भी तल लो, क्या फ़र्क पड़ता है? गुड आइडिया। ला जल्दी से प्याज काट दे, मैं बाकी तैयारी करती हूँ। और हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, हाँ? मुझे तो पकोड़े थोड़े तीखे और चटपटे ही अच्छे लगते हैं। दोनों पकोड़े बनाकर हाथों में प्लेट लेकर दबे पांव हॉल में आती है और अंधेरे में बैठकर मजे से चिप्स, पापड़ और पकोड़ों का आनंद लेती है। तभी अचानक लाइट जलती है और उनके सामने कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी कमला उन्हें गुस्से से घूर रही होती है। मम्मी जी, आप तो गहरी नींद में सोई थी ना, फिर उठ कैसे गई? हमेशा के लिए नहीं सोई थी मैं बहू, और ये कौन सा समय है ये सब चटर पटर खाने का? भूख लगी थी तो रोटी सब्जी बना लेती ना। वो मम्मी, हमें लगा कि तुम डांटोगी, इसलिए हमने जल्दी से ये बना लिया। मैं खाने से मना नहीं करती बेटा, बहुत ज़्यादा खाने से मना करती हूँ। तुम लोग भले ही बाहर से ठीक दिखती हो, लेकिन इतना खाना शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मना करती हूँ तुम्हें। चलो खा लो अब आराम से। अब तो दोनों को परमिशन मिल गई थी। दोनों खुलकर सब चीज़ों का मज़ा लेती हुई खाती हैं। कुछ दिन बाद, भाभी मुझे गोलगप्पे और चाट खाने का मन कर रहा है, देखो बोलते हुए ही मेरे मुंह में पानी सा आ रहा है। तू भी ना मुझे भी अपने जाल में फंसा लेती है। अब तो जब तक गोलगप्पों के दर्शन नहीं हो जाते मैं तो हैरान परेशान रहूंगी। लेकिन मम्मी को कौन पटाएगा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हम मम्मी जी को ही साथ लेकर चलते हैं ना, उन्हें कहेंगे कि बाजार तक जाना है, फिर तुम बाजार में फैल जाना कि मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं। फिर मैं मम्मी जी से कहूंगी कि खिला दीजिए ना बेचारी बच्ची को। वाह भाभी, फैल जाना तो ऐसे ही कह रही हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। वाह वाह भाभी, फैल जाना तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। अरे माँ के लिए तो उनके बच्चे हमेशा ही छोटे रहते हैं। तुम बस मम्मी जी को बाजार चलने के लिए मना लेना, मैं बस अब भी तैयार होकर आती हूँ। मैं तो रास्ते से जा रहा था, दिल बुड़ी खा रहा था। कमला को जैसे तैसे मनाकर तीनों बाजार आती है और प्लानिंग के हिसाब से जिया गोलगप्पे खाने की जिद करती है। बेटा, ये हमेशा बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। कल ही तुमने वो नूडल्स और चाउमीन मंगवाया था ना, फिर सुबह इडली और दोपहर को दाल बाटी भी खाई थी। पेट में जगह भी तो होनी चाहिए। खाने दीजिए ना मम्मी, बच्ची है बेचारी। आपके ना करते ही बेचारी का चेहरा देखो कैसे उतर गया है। कभी कभार ही तो जिद करती है बेचारी। हाँ, क्योंकि रोज बिना जिद किए ही वो कुछ ना कुछ मंगवा लेती है बाहर से। तुम दोनों ना जाने खाने की बात आती है तो एक दूसरे की वकील बन जाती हो। चलो, नहीं तो पूरे समय सड़ा मुंह बनाकर घूमेगी बाजार में। तीनों गोलगप्पे के ठेले पर आते हैं और कमला जी बस 2 गोलगप्पे खाकर हाथ खड़े कर देती है। लेकिन दोनों ननद भाभी की गोलगप्पे खाने की स्पीड देखकर तो वहां खड़े लोगों के साथ साथ खुद गोलगप्पे वाला भैया भी हैरान रह जाता है। बस करो तुम दोनों, पूरा ठेला खाली करके ही मानोगी क्या? सब तुम्हें ही देखे जा रहे हैं। भैया, पानी में बिल्कुल भी मिर्च नहीं है, आप ही थोड़ी लाल और हरी चटनी डालकर बनाइए ना। हाँ भैया, पानी एकदम फीका सा है, बिल्कुल स्वाद नहीं है आपके पानी में। स्वाद नहीं है फिर भी आप 30-30 गोलगप्पे खा गई मैडम। स्वाद होता तो फिर क्या करती? भैया की बात सुनकर वहां खड़े सभी हंसने लगते हैं, लेकिन इससे जिया और पलक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आखिरी गोलगप्पा मुंह में ठूसते हुए कहती है, भैया, हमने जितनी प्लेट खाई उतनी सूखी पूरी मिलनी चाहिए हमें। चलो जल्दी बनाओ, हमें देर हो रही है। ये लो मैडम, आप दोनों की साथ साथ सूखी पूरियां। जिया और पलक खाती हैं। तभी वहां कमला की सहेली राधा अपनी बहू के साथ आती है और वो हंसकर कहती है, कमला, आज क्या गोलगप्पे वाले भैया को छोड़ने का इरादा नहीं है क्या तुम लोगों को? हम साड़ी की दुकान में गए और साड़ियाँ खरीद कर वापस भी आ गए, तब तक तुम लोग यहीं के यहीं खड़े हो। कितना खाओगी भाई, बस करो। पहले ही दोनों की हरकत से नाराज कमला को राधा का मजाक अच्छा नहीं लगता और वो बस झूठी मुस्कान देकर रह जाती है। राधा के जाने के बाद, चलो अब तुम्हारे बाद 10 लोग खाकर चले गए और तुम्हारी चटोरी जुबान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बस करो, और कितना खाओगी? दोनों जल्दी जल्दी सूखी पूरी निपटाती है और चुपचाप कमला के पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ दूरी पर उन्हें सब्जी वाला दिखता है और पलक मासूमियत से कहती है, मम्मी जी, आज रात के खाने में भरवा बैंगन बना ले। देखिए ना कितने छोटे छोटे और फ्रेश बैंगन हैं, बड़े मजेदार सब्जी बनेगी इनकी।
हाँ मम्मी, और साथ में ये फली भी ले लीजिए, ये भी अच्छी बन जाएगी। गर्मा गर्म पराठों के साथ तो मजा ही आ जाएगा। हद है तुम्हारे चटोरेपन की, रात दिन बस खाने की बातें। अभी गले तक गोलगप्पे ठूस कर भी रात के खाने की फिक्र हो रही है तुम्हें। कुछ नहीं लेना है मुझे, घर चलो चुपचाप। घर आकर भी कमला दोनों को खूब समझाती है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ जो तुम्हें खाने से रोकूंगी, लेकिन बेटा तुम लोग तो खाते समय बिल्कुल भी नहीं सोचती हो। पता है तुम्हारी इस आदत से लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन मम्मी जी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। घर में फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर हमेशा कंट्रोल में खाना चाहिए। तुम्हारी इसी आदत के कारण लोग तुम्हें अपने यहाँ खाने पर बुलाने से पहले 10 बार सोचते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, आज भी तुम्हारी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। सॉरी मम्मी जी, अब हम ध्यान रखेंगे। हाँ मम्मी जी, हम ध्यान रखेंगे। मम्मी जी, रात को खाने में क्या बनाऊं? मैं सोच रही थी कि बैंगन तो हमने लिए ही नहीं, तो हरे टमाटर रखे हैं। भरवा टमाटर बना देती हूँ, और साथ में पकोड़े वाली कड़ी, थोड़ी मिस्सी रोटी और थोड़ी सादी रोटी, और कढ़ाई पनीर बना लेते हैं। वाह, मजा आ गया। मम्मी जी, सही है ना कि कुछ और ऐड करना है? इतना लंबा चौड़ा मेन्यू देखकर कमला सिर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है, अभी इतना बड़ा प्रवचन सुनाया तुम दोनों को, लेकिन तुम पर थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ मेरे बड़बड़ाने का? आपने तो बाहर खाने पर कंट्रोल रखने के लिए कहा है ना मम्मी जी। घर पर तो चलता है, ऐसा कहा था। घर पर तो चलता है, ऐसा कहा था ना आपने। जाओ तुम दोनों यहाँ से, कोई बात नहीं करनी है तुम दोनों से मुझे। पलक और जिया समझ नहीं पाती कि कमला को हुआ क्या है। वो दोनों खाना बनाने में जुट जाती है। कुछ दिन बाद कमला के पास राहुल की शादी के लिए एक प्रपोजल आता है, और वो मन में सोचती है, सब कुछ एकदम सही है, बस लड़की पलक और जिया की तरह भुक्कड़ ना हो। इन दोनों के चटोरेपन के आगे तो हम सब ने घुटने टेक दिए हैं। भगवान प्लीज मेरी सुन लेना। एक हफ्ते बाद घर के सभी लोग लड़की देखने जाते हैं। 40-45 किलो की पंखुड़ी को देखते ही कमला जी की आंखें खोली की खोली रह जाती है। मम्मी, पंखुड़ी तो बिल्कुल पंखुड़ी की तरह है, हल्की फुल्की, कुछ ज्यादा ही दुबली पतली नहीं है ये। चुप कर, मुझे तो पंखुड़ी खूब पसंद आई है। बस अब तू मेरी बात मान और इससे शादी के लिए हाँ कर दे। बहन जी, आप लोग ये नाश्ता और मिठाई लीजिए ना, आप दोनों भी लीजिए प्लीज। जी और पलक को कमला जी की सख्त हिदायत याद आती है, और वो दोनों तुरंत अपना बड़ा हुआ हाथ पीछे कर लेती है। जी, वो हम दोनों का फास्ट है ना, हम दोनों कुछ नहीं खाएंगी। बहन जी, ये तो बड़ी दुबली पतली है, कुछ खाती भी है ये है। पंखुड़ी बेटा, तुम तो कुछ लो। जी। ये देखकर तो कमला जी की आंखों से पानी निकलना ही बाकी रहता है। घर आकर वो राहुल को अपने तरीके से समझाती है, और माँ का लाडला राहुल पंखुड़ी से शादी के लिए हाँ कर देता है। लड़की वालों की हाँ होते ही पंखुड़ी और राहुल की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन, जी और पलक, तुम दोनों पंखुड़ी का ध्यान रखना, बेचारी पहले ही दुबली पतली है, शर्मो शर्मी में कुछ खाएगी भी नहीं, पता ही नहीं। तभी वहां पर सिल्क की साड़ी में लिपटी दुबली पतली नाजुक सी पंखुड़ी आती है, और नाश्ते से सजी टेबल के पास कमला जी के सामने बैठ जाती है। पलक और जिया फुसफुसा कर कहती है, ये तो लगता है बस हवा खाकर ही जिंदा रहती है। मम्मी का चेहरा तो देखो कैसा चमक रहा है। नाश्ते की टेबल देख देख कर तो ऐसा लग रहा है कि टूटी पड़ू, और ये कुछ खा ही नहीं रही है। ये तो हमारी नाक ही कटवाएगी। पहले ही हमें खाने पर से रोज 1000 उतारने पड़ते थे, उस पर ये कुछ खाएगी नहीं तो हमारे दाना पानी पर भी सवाल उठेंगे। पंखुड़ी बेटा, यहाँ काफी सारी चीजें हैं, तुम्हें जो पसंद आए वो खा लो, शर्माओ मत। पंखुड़ी कुछ देर नीचे मुंह करके बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही कमला जी उसे तीसरी बार खाने को कहती है, वो स्पीड से प्लेट उठाती है और 2 समोसे, 2 कचौरियां, पास में रखा ढोकला, पोहे, जलेबी, सब कुछ अपनी प्लेट में भर लेती है, और देखते ही देखते सब चट कर जाती है। हे भगवान, ये तो इन दोनों की भी माँ निकली। नहीं, शायद मेरा भ्रम होगा। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर सब इकट्ठा होते हैं, और कमला जी शौक से कहती है, आज मैं आप सबके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। मेरी छोटी बहू को भी मेरे हाथ का स्वाद पता चले। लो बेटा पंखुड़ी, तुम शुरू करो, शर्माना मत। पंखुड़ी एक के बाद एक पराठे खाती जाती है, और कमला के साथ बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। जी और पलक तो आंखें फाड़ कर पंखुड़ी को देखते हैं। कमला मन में सोचती है, कल तो मुझे लगा था कि शादी की रस्मों के कारण बेचारी कुछ दिनों से ढंग से नहीं खा पाई होगी, इसलिए ज्यादा खा रही है। लेकिन मम्मी जी, बस 1 ग्लास पराठा दे दीजिए, आपके हाथ पे तो जादू है। घर पर मैं 5 पराठे खाती थी, देखो अब 7-7 पराठे खा लिए, फिर भी ना तो मेरा मन भरा ना पेट। इसकी दुबली पतली काया को देखकर तो मैं समझी थी कि ये पानी भी मुश्किल से पीती होगी। पलक और जिया तो खाने में उस्ताद थे ही,
ये तो उनकी भी उस्ताद निकली। पहले मुझे लगा था कि कुछ खाती भी है ये। हाय रे मेरी किस्मत, अब इसे भी कहना पड़ेगा कितना खाती है ये।